मित्तल जी, सीधा सवाल आपसे, और वो सवाल ये कि एक लौह पुरुष तो आपकी पार्टी में भी थे हैं मतलब, लेकिन सवाल ये है कि आपको ये लौह पुरुष बोरो करना पड़ रहा है 2014 के मद्देनजर। मैं बड़ा हैरान हूं अभी जो मैंने बयान सुने। एक मनीष तिवारी जी का सुना, एक दिग्विजय सिंह जी का सुना। मनीष तिवारी जी कह रहे थे कि चिट्ठी लिखी गुरु गोलवालकर साहब को पटेल जी ने भाजपा के बारे में। शायद उनको यह ज्ञान नहीं होगा कि भाजपा की स्थापना 1980 में हुई थी। दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि भाई उन्होंने संघ को मजबूर करा यह कहने के लिए कि हम कोई राजनीतिक संगठन की तरह काम नहीं करेंगे। अरे तब तक तो संघ का कोई राजनीतिक संगठन था ही नहीं, वो तो जनसंघ की स्थापना 50 के दशक में हुई थी। तो जैसा अभी आप लोगों ने कहा, इस सारे विषय में सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी है वो इतिहास है। जहां तक सरदार मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है सुधांशु जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू किया है मंच से। सुनते हैं। समय की कमी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सरदार स्मारक आने से पहले राजीव गांधी भवन भी जाना जरूरी था। और काफी समय हमने प्रदर्शन देखा। मैं दिनसा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कोई भी अगर विद्यार्थी इस परिसर को सरदार स्मारक आने से पहले राजीव गांधी भवन भी जाना जरूरी था। और काफी समय हमने प्रदर्शन देखा। मैं दिनसा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कोई भी अगर विद्यार्थी इस परिसर में आएगा तो बड़े रुचि के साथ वो हर चीज को देखेगा, क्योंकि उसकी रचना ऐसी है। और सरदार साहब को और आजादी के आंदोलन को समझने में ये प्रयास बहुत ही सार्थक होगा। जिस समय गुजरात सरकार ने यह जगह ट्रस्ट को देने का निर्णय किया था, आज तो उसकी संपत्ति की कीमत 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। 1 रुपये में गुजरात सरकार ने दिया था, लेकिन दिनसा जी ने इस जगह का उत्तम उपयोग करके गुजरात को एक बहुत ही उत्तम नजराना दिया है। मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग किया गया है। और आने वाले दिनों में जो भी साबरमती आश्रम आएंगे वे अवश्य यहां भी आएंगे और सरदार साहब को गांधी जी के साथ जरूर स्मरण करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज प्रधानमंत्री जी हमारे बीच आए हैं। मैं आज सार्वजनिक रूप से गुजरात की धरती पर आपका स्वागत भी करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद मुझे इसलिए करना है कि हमारे देश के आजादी के नायकों ने स्वराज्य के लिए अपना जीवन लगाया और आजादी के बाद सुराज्य के लिए देश की सरकारें कुछ न कुछ प्रयास करें, यह स्वाभाविक था। प्रधानमंत्री जी, हम आपके आभारी हैं कि आप ही के कार्यकाल में गुड गवर्नेंस को लेकर के भिन्न भिन्न राज्य सरकारों के उत्तम काम के लिए अवार्ड दिए जाते हैं। पिछले 6-7 साल से आपने क्रम चालू किया है और सभी वर्ष हमें उत्तम काम के लिए प्रधानमंत्री जी आपने अवार्ड दिया है, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। प्रधानमंत्री जी, आपके मंत्री परिषद के अन्य जो मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों की तरफ से भी उत्तम काम के लिए पूरे देश में से श्रेष्ठ काम करने वाली सरकारों को अनेक विषयों में इनाम दिए जाते हैं। आप ही के कार्यकाल में करीब करीब 90 इस प्रकार के अवार्ड गुजरात को प्राप्त हुए हैं और इसलिए भी मैं आपका आभारी हूं। और इतना ही नहीं, गुजरात ने सुशासन के क्षेत्र में अनेक
सिद्धियां प्राप्त की उसके परिणाम यूनाइटेड नेशंस हो, WHO हो, कापम हो, वर्ल्ड बैंक हो, अनेक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा भी उत्तम काम के लिए अवार्ड मिले हैं। इतने कम समय में गुजरात को देश और दुनिया ने और स्वयं आपने रिकॉग्नाइज किया है और इसके कारण सुशासन की दिशा में आगे बढ़ने का हमें एक नई हिम्मत मिली है, नया उत्साह मिला है और इसलिए मैं आपका सविशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। गुजरात की जनता की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये तोहफा गुजरात के टूरिज्म के क्षेत्र में भी एक नया नजराना बनेगा। ये भूमि प्रेरणा के लिए भी है, प्रवासन के लिए भी है। पिछले कुछ वर्षों से हमने टूरिज्म की तरफ ध्यान दिया और आज देश में टूरिज्म के क्षेत्र में अच्छा काम करने की दिशा में भी आपने हमें सम्मानित किया, इसलिए मैं आभारी हूं। आज जब हम सरदार साहब का स्मरण करते हैं, देश की एकता के लिए सरदार साहब ने जो काम किया है, तो आने वाली सदियों तक हम सब के लिए एक बहुत बड़ी वो विरासत देकर के गए हैं। देश की एकता और अखंडितता के लिए उनका जीवन समर्पित था। लेकिन आज चाहे माओवाद हो, चाहे आतंकवाद हो, इस देश को तोड़ने के लिए इतनी साजिशें हो रही हैं। और एक बार आप ही ने कहा था कि माओवाद इस देश के लिए बहुत बड़ा संकट है। आज जब हम सरदार साहब को स्मृति में बने हुए इस स्थान पर खड़े हुए हैं, तब मैं देश के उन नौजवानों से आग्रह से कहूंगा जो गुमराह हुए हैं, जिन्होंने बम बंदूक का रास्ता लिया है, उनको प्रेरित करने वाली दुनिया की कोई भी शक्तियां क्यों न हो, वे कभी भी अपने मार्ग पर सफल नहीं होंगे। ये गांधी और सरदार की भूमि है। यहां पर बम बंदूक का रास्ता कभी भी किसी को सफल नहीं होने देता। और जो इस रास्ते पर गए हैं, वे न इस देश का भला कर सकते हैं और न ही जिस समाज या बिरादरी से वो आते हैं उनका भी भला कर रहे हैं। और शायद सबसे ज्यादा नुकसान वो अपने समाज का, अपनी बिरादरी का करते हैं। और इसलिए सरदार साहब जैसे महापुरुषों को याद करके, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों को याद करके, समय की मांग है कि बम बंदूक का रास्ता छोड़ करके मुख्य धारा में आकर के राष्ट्र की विकास यात्रा में सारे नौजवान भागीदार बने। पंजाब हमारे सामने उदाहरण है, कितना खून खराबा चलता था, लेकिन समय रहते वही नौजवान मुख्य धारा में आए और आज पंजाब चहुं दिशा में विकास कर रहा है। और इसलिए आतंकवाद हो, माओवाद हो, हिंसा हो, बम बंदूक की राजनीति हो, इससे कभी भी न किसी समाज का भला होता है, न कभी देश का भला होता है और न ही कभी आने वाली पीढ़ियों को कोई अच्छी चीज मिल सकती है। इसलिए सरदार साहब को जब स्मरण करते हैं और देश की एकता को स्मरण करते हैं, तब देश की एकता को चुनौती देने वाली हर शक्ति के सामने हम लोगों ने जहां जरूरत पड़े वहां शक्ति से और जहां जरूरत पड़े उन गुमराह नौजवानों को वापस लाने की दिशा में हम सरदार साहब से प्रेरणा लेकर के देश की एकता को मजबूत दिशा बनाने के लिए जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही देश का भला होगा। आज जब मैं सरदार साहब का स्मरण करता हूं, तब एक छोटी सी घटना कह करके मैं अपनी बात को विराम दे दूंगा। 1919 में, बहुत पुरानी बात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के काउंसिलर थे। वो कितने विजनरी थे, कितना दूर का सोचते थे और शायद इस बात को दुनिया को भी पता नहीं है। आज विमेन रिजर्वेशन के लिए भांति भांति के कोई दावे होते हैं, कोई कहता है मैंने किया, कोई कहता है मैंने किया। 1919 में अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी में जब सरदार पटेल एक काउंसिलर थे, 1919 में वो एक प्रस्ताव लाए थे
और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में विमेन रिजर्वेशन का प्रस्ताव यहां पारित करवाया था सरदार साहब ने, सर्वसम्मति से पारित करवाया था। 1919 में भी विमेन रिजर्वेशन की सोच रखने वाले सरदार साहब कितना दूर का सोचते होंगे, ये इसको देखते लगता है कि सरदार साहब हमें क्या कुछ दे सकते थे। आज भी हिंदुस्तान में अर्बन टाउन प्लानिंग, अगर अर्बन टाउन प्लान की सबसे बड़ी देन कोई की थी तो जब सरदार पटेल यहां के मेयर थे, उस समय हिंदुस्तान में पहले अर्बन प्लानिंग कंसेप्ट को विकसित किया था। इतना दूर का सोचते थे। लेकिन इस देश को हम समय हमेशा एक गिला शिकवा रहेगा, एक दर्द रहेगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में एक दर्द रहेगा। काश सरदार साहब हमारे पहले प्रधानमंत्री होते तो आज देश की तकदीर भी अलग होती, देश की तस्वीर भी अलग होती। सरदार साहब की कमी यह देश सदा सर्वदा महसूस करेगा। सरदार साहब के जीवन को, उनके कार्य को स्मरण करके, सरदार साहब के जीवन को, उनके कार्य को स्मरण करते हुए हम सब देश की एकता के लिए अपने जीवन में काम करें। इसी एक अपेक्षा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आपका। बिस्मार स्मारक को जिन्होंने अपने प्रयासों गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कई विवाद छेड़ते हुए एक तरफ से उन्होंने सरदार पटेल और उनकी भूमिका, उनकी शख्सियत, उनके योगदान का जिक्र किया, लेकिन सबसे बड़ा विवाद जो छेड़ दिया वो ये कि काश सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते। ये बात कांग्रेस पार्टी को कितना चोट करेगी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जाहिर तौर पर इससे कई सारे विवाद शुरू होंगे और आने वाले वक्त में बढ़ेंगे भी। इसी पर चाहते हैं रणदीप जी आपकी प्रतिक्रिया हम ले लें। उन्होंने कहा है काश सरदार पटेल इस देश के पहले प्रधानमंत्री होते। एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे, फिर ब्रेक पर जाएंगे जल्दी से। देखिए, श्री नरेंद्र मोदी को हमेशा गलत समय पर गलत बात करने की पुरानी आदत है। उनका लक्ष्य केवल एक रहता है, किसी तरह से विवाद पैदा करो, इतिहास को तोड़ो मरोड़ो, दूसरे को नीचा दिखाओ, ऐसी टिप्पणी करो जो आपत्तिजनक हो। मैं केवल ये याद दिलाना चाहूंगा श्री नरेंद्र मोदी को, हाँ? ये धरती गांधी, नेहरू और पटेल की धरती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री की बेजोड़ जोड़ी ने इस देश को आजादी के बाद यहां तक पहुंचाया है। ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी जो 15 साल, बिल्कुल हमें एक ब्रेक पर रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन जो बात आपने कही यही से चर्चा आगे लिए चलेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने दशकों में जिस तरह से महात्मा गांधी या फिर नेहरू को याद किया गया या फिर गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी पर हावी हो गया, उस तरह से पटेल को भुला दिया गया? इन्हीं सवालों के साथ छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज तक। सीधे लिए चलते हैं आपको। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस वक्त अहमदाबाद में बोल रहे हैं मंच पर, साथ में याद रखिएगा नरेंद्र मोदी भी हैं और जिन्होंने सीधा प्रहार किया है कि सरदार पटेल को होना चाहिए था प्रधानमंत्री। पटेल जी यूनियन कैबिनेट में ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन मंत्री श्री भरत सिंह सोलंकी जी, यूनियन कैबिनेट में रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मंत्री डॉक्टर तुषार चौधरी जी, विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री शंकर सिंह वघेला जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल सोसाइटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण भाई के पटेल जी, भाइयों और बहनों, आज हम सब भारत और गुजरात के एक महान सपूत के सम्मान में यहाँ इकट्ठा हुए। मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल म्यूजियम के उद्घाटन समारोह में भाग लेने का अवसर मिला है। सरदार साहब हमारे देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और आज़ादी के बाद भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में राजाओं और नवाबों की
500 से अधिक रियासतों को भारत में शामिल करने का काम का नेतृत्व किया। भाइयों और बहनों, ये कहना गलत नहीं होगा कि आज दुनिया जिस एक और अखंड भारत को जानती है, उसकी बुनियाद रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान था। उनकी इच्छा शक्ति और शासन क्षमता अनोखी थी और इसीलिए उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार पटेल जी का नजरिया पूरी तरह से सेकुलर था। उन्हें भारत की अखंडता में गहरा विश्वास था। उन्होंने कहा था कि पूरा भारत उनका गांव है और सभी संप्रदाय के लोग उनके दोस्त और रिश्तेदार हैं। सरदार पटेल जी एक जमीन से जुड़े हुए नेता थे। उनका जन्म गुजरात के एक ग्रामीण इलाके में हुआ। उन्होंने हमेशा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों और ख़ास तौर पर किसानों की भलाई के लिए उम्र भर काम किया। खेड़ा, बरसात और बारदोली के किसानों की उन्होंने जिस तरह से संगठित करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल किया, उसे आज भी याद किया जाता है। भाइयों और बहनों, ये हम सब का सौभाग्य है कि हम सरदार पटेल जैसे नेता के काम और जीवन से सीख और प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। मुझे इस बात की और भी खुशी है कि मैं जिस राजनीतिक दल का सदस्य हूं, सरदार पटेल का संबंध भी उसी राजनीतिक दल से रहा था। उन्होंने जिंदगी भर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए भरपूर काम किया। वो कांग्रेस के कराची सेशन में पार्टी के अध्यक्ष भी चुने गए। हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश की जनता को और खासकर नौजवानों को सरदार पटेल के जीवन और उपलब्धियों से और बेहतर तरीके से वाकिफ कराएं, ताकि वो उन आदर्शों और मूल्यों को अपना सकें जिनका पालन सरदार पटेल ने जीवन भर किया। मेरा मानना है कि आज जिस म्यूजियम का उद्घाटन हो रहा है, वो इसी दशा में काम करेगा। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष और मेरे कैबिनेट साथी श्री दिनशाह पटेल और उनकी टीम को म्यूजियम के निर्माण के लिए और राष्ट्रीय स्मारक को अपग्रेड करने के लिए हार्दिक तौर से बधाई देता हूँ। इस म्यूजियम में सरदार पटेल और आज़ादी की लड़ाई से संबंधित लगभग 1000 से ज़्यादा फोटोग्राफ्स, सरदार पटेल के भाषण, उनके पत्र और उनके व्यक्तिगत उपयोग में आई वस्तुएं उपलब्ध रहेंगी। अब से इस राष्ट्रीय स्मारक में भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर एक 3D साउंड और लाइट शो का आयोजन भी हुआ करेगा। भाई और बहनों, आज़ादी की लड़ाई और आज़ादी के बाद के कुछ वर्षों में जिन नेताओं ने हमको नेतृत्व प्रदान किया, उनका कद निश्चय ही बहुत ऊंचा था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में सोचकर हमें गर्व होता है। इन सभी नेताओं की सोच में बहुत सी बातें ऐसी एक जैसी थी, जैसे भारत की एकता में अटूट विश्वास, एक सेकुलर और उदार नजरिया, गरीबों और कमजोर लोगों के प्रति संवेदना, सहनशीलता और अपने से अलग विचारधाराओं का आदर। मैं समझता हूँ
कि आज जो लोग यहाँ उपस्थित हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि ये ऐसे आदर्श हैं जिनकी आज हमारे देश में कुछ कमी दिखाई देती है। इसलिए ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम समय समय पर रुककर ये याद करें कि वो कौन सी महान सोच है जिसकी बुनियाद पर हमारे देश भारत का निर्माण हुआ था। मैं अपनी बात खत्म होने से पहले सरदार पटेल के महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ किस प्रकार के संबंध थे इसका जिक्र करना चाहूँगा। सरदार पटेल जी का मानना था कि महात्मा गांधी उनको उसी तरह का प्यार देते हैं जैसे उन्हें अपने पिता से मिलता, और गांधी जी भी सरदार पटेल को अपने बेटे की तरह मानते थे। दोनों नेताओं ने यरवदा जेल में 1930 के दशक में 16 महीने साथ गुजारे। सरदार पटेल का कहना था कि ये 16 महीने बापू के साथ की वजह से बहुत खुशी में गुजरे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आज़ादी के बाद जो सरकार बनी उसमें सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री रहे। कई बार दोनों के बीच मतभेदों का जिक्र आता है, लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि दोनों के बीच सहमति के विषय कहीं ज़्यादा थे और दोनों नेता एक दूसरे के विचारों का बहुत सम्मान करते थे। इस संबंध में खुद सरदार पटेल जी के शब्दों को मैं दोहराना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, और आई कोट, शासन और संगठन के क्षेत्रों में बहुत सारी समस्याओं के बारे में पंडित नेहरू को सलाह देना मेरा सौभाग्य रहा है। मैंने उन्हें सलाह लेने के लिए हमेशा उत्सुक पाया है। हमने उम्र भर के दोस्तों और सहयोगियों की तरह काम किया है और इस स्थिति की मांग के अनुसार एक दूसरे के नजरिए से समझौता किया है। हमने हमेशा एक दूसरे की सलाह का सम्मान किया है और ऐसा वो लोग ही कर सकते हैं जिन्हें एक दूसरे के ऊपर पूरा भरोसा हो। भाइयों और बहनों, सरदार पटेल जैसे महान नेता को शब्दों में बयान करना कोई आसान काम नहीं। उनकी मृत्यु के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने जो रेजोल्यूशन अपनाया वो इस कोशिश में शायद कुछ हद तक कामयाब होता है। मैं उस रेजोल्यूशन के कुछ शब्द अंग्रेजी में दोहराना चाहूँगा और ये शब्द ऐसे हैं: ए ग्रेट इंडियन and an unmatched warrior in the course of freedom, a lover of India, a great servant of the people, and a statesman of genius and mighty achievement. रेजोल्यूशन में आगे ये बताया गया था कि रियासतों को भारत में शामिल करने के काम में किस तरह से सरदार पटेल जी ने काम किया। रेजोल्यूशन में कहा गया था, he fixed his goal, a united India, and set about to achieving it with skill and determination. मैं समझता हूँ कि सरदार पटेल का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि हम सब उनके सपनों को साकार करने के लिए भरपूर काम करें। मैं अंत में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को एक बार फिर श्रद्धांजलि देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी डॉक्टर सिंह साहब। सरदार पर संग्राम, इस कार्यक्रम का इससे बेहतर नाम नहीं हो सकता था, क्योंकि एक व्यक्तित्व, एक शख्सियत, एक नेता के इर्द गिर्द ये पूरी लड़ाई अब दिख रही है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपको बता दें, नरेंद्र मोदी ने विवाद छेड़ दिया और वो ये कि देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल को ही होना चाहिए था और नेहरू जी का नहीं। मैं चाहती हूं कि आप दोनों के पास में आऊं, उससे पहले मैं सबसे पहले सलील साहब आपसे एक रिएक्शन इस पर लेना चाहती हूं, एक इतिहासकार के रूप में।
क्या समझते हैं आप? क्या वाकई इस देश की तस्वीर अलग होती अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनते? बड़ा मुश्किल है कहना। पहली बात तो यह है कि एक तरह से काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री होगी, बहुत साइंटिफिक तरीके से नहीं बताया जा सकता। तो लेकिन यह बात तय है कि काफी समय से जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल अपने सारे डिफरेंसेस के बावजूद पिछले 20-25 साल से एक दूसरे के साथ काम करने के आदी हो चुके थे। और इसलिए 1947 में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेहरू अपने आप से फैसला ले रहे थे, उनकी एक टीम बनी हुई थी, दोनों एक पार्टनर्स की तरह काम कर रहे थे, बहुत सारे मसलों पर एक दूसरे से। लेकिन ये विवाद पहले भी सलील साहब उठता रहा है और ये बोला गया है कि बहुत आयरन हैंड से डील करते थे सरदार पटेल। तो चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, ऐसे मुद्दों पर क्या वाकई इस देश की नियति कुछ और हो सकती थी? उस समय एक खास तरह का कॉमन सेंस ये डेवलप हुआ था कि नेहरू देश के ज्यादा बड़े नेता हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पटेल का ज्यादा बेहतर कंट्रोल है। ये कॉमन सेंस उस समय का होता था जी। तो अब ये मैं जवाब आप ही पे छोड़ता हूं कि देश का नेता उसको किसको ज्यादा बेहतर होना चाहिए था, जिसका कि ऑर्गेनाइजेशन पर ज्यादा कंट्रोल है या जिसका देश के लोगों के साथ ज्यादा बेहतर संपर्क। यहीं से इस पूरी चर्चा को आगे लिए चलेंगे। रणदीप सुरजेवाला जी, आप भी और सुधांशु मित्तल जी, आपका भी रुख करूंगी। शायद प्रेसिडेंशियल डिबेट हम अमेरिका में देखते हैं, लेकिन 2014 के पहले पहली बार शायद इस देश में एक प्रधानमंत्री और एक प्रधानमंत्री उम्मीदवार दो बड़ी पार्टियों के एक ही मंच पर मौजूद है। लेकिन याद रखिए, यहां पर आज मुद्दा बिल्कुल अलग है और वो मुद्दा एक शख्सियत, सरदार पर संग्राम। ब्रेक के बाद भी जारी, आप देखते रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सरदार पर संग्राम। अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। बात इसलिए आगे निकल चुकी है क्योंकि नरेंद्र मोदी का आरोप अब सिर्फ ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने सरदार पटेल को भुला दिया। साफ कह रहे हैं उसी मंच से जहां पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौजूद हैं कि अगर सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश की तस्वीर अलग होती। तो इधर मोदी का सवाल, लेकिन मनमोहन का उस पर जवाब भी आ गया क्योंकि मनमोहन सिंह ने इसी मंच से यह साफ कह दिया कि कांग्रेस पार्टी के थे सरदार पटेल, मुझे इस पर गर्व है और सरदार पटेल और नेहरू में बहुत अच्छी बनती थी और इसीलिए जो भी फैसले उस वक्त होते थे आपसी समझौते से होते थे, यानी इस विवाद की कोई जगह नहीं है। क्या क्या कहा दोनों ने, उनसे पूछेंगे, आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें 3 खास मेहमान हमारे साथ। रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब मौजूद हैं, सुधांशु मित्तल जी और हिस्टोरियन सलील मिश्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले क्या कहा है दोनों ने, सुन लीजिए। 1919 में भी विमेन रिजर्वेशन की सोच रखने वाले सरदार साहब कितना दूर का सोचते होंगे, ये इसको देखते लगता है कि सरदार साहब हमें क्या कुछ दे सकते थे। आज भी हिंदुस्तान में अर्बन टाउन प्लानिंग, अगर अर्बन टाउन प्लान की सबसे बड़ी देन कोई की थी तो जब सरदार पटेल यहां के मेयर थे, उस समय हिंदुस्तान में पहले अर्बन प्लानिंग कंसेप्ट को विकसित किया था। इतना दूर का सोचते थे। लेकिन इस देश को हम समय हमेशा एक गिला शिकवा रहेगा, एक दर्द रहेगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में एक दर्द रहेगा। काश सरदार साहब हमारे पहले प्रधानमंत्री होते तो आज देश की तकदीर भी अलग होती, देश की तस्वीर भी अलग होती। सरदार साहब की कमी यह देश सदा सर्वदा महसूस करेगा। मनमोहन सिंह ने इस पर क्या जवाब दे दिया, वो सुनिए। और भी खुशी है कि मैं जिस राजनीतिक दल का सदस्य हूं, सरदार पटेल का संबंध भी उसी राजनीतिक दल से रहा। उन्होंने जिंदगी भर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए भरपूर काम किया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में सोचकर हमें गर्व होता है। इन सभी नेताओं की सोच में बहुत सी बातें ऐसी एक जैसी थी, जैसे भारत की एकता में अटूट विश्वास, एक सेकुलर और उदार नजरिया, गरीबों और कमजोर लोगों के प्रति संवेदना, सहनशीलता और अपने से अलग विचारधाराओं का आदर। मैं समझता हूं कि आज जो लोग यहाँ उपस्थित हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि ये ऐसे आदर्श हैं जिनकी आज हमारे देश में कुछ कमी दिखाई देती है। इसलिए ये और भी जरूरी हो जाता है। सुधांशु मित्तल जी,
ये नरेंद्र मोदी साहब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतिहासकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। जब नेहरू और खुद सरदार पटेल ने कभी इस तरह की इच्छा खुलकर कम से कम जाहिर नहीं की, तो फिर इस विवाद की जरूरत क्या? 2014 पर है नजर, सीधा इल्जाम। अंजना जी, हर चीज को राजनीति की दृष्टि से ना देखिए। देश क्या महसूस करता है इसके तरफ भी ध्यान रखिए। सरदार महान थे, इसमें कोई विवाद है क्या? सरदार ने देश को जोड़ा, इसमें कोई विवाद है क्या? सरदार अगर होते तो शायद कश्मीर की समस्या नहीं रहती, क्योंकि वो अगर सरदार ने हैंडल करी होती और नेहरू जी ने नहीं करी होती तो शायद इंजाम कुछ और होते, जैसे हैदराबाद जूनागढ़ के साथ हुआ। सरदार के योगदान को देखते हुए हमें लगता है कि कहीं इतिहास ने उनके साथ न्याय नहीं कर रहा है। और इन विचारों को रखते हुए एक देश का बहुत बड़ा तबका है जो मानता है कि जितने दृढ़ उनका व्यक्तित्व था, जितने निर्णायक व्यक्तित्व था, हाँ। और जिस कदर उन्होंने देश को संगठित करा, जोड़ा, तो उनका अगर कार्यकाल प्रधानमंत्री का रहता तो शायद देश की सूरत कुछ और होती। और चलिए ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। सुरजेवाला जी से जवाब इस पर ले लेते हैं। सुरजेवाला जी। अंजना जी, राजनीति में संयम, परिपक्वता और तहजीब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दुर्भाग्य से श्री नरेंद्र मोदी इतना तजर्बा होने के बावजूद भी वो हर मौके का इस्तेमाल केवल विवादित बयान, केवल कटाक्ष, केवल एक फिल्मी पटकथा की तरह कुछ डायलॉग बाजी उसके लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। क्या वो भूल गए हैं हिंदुस्तान का इतिहास, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी की अनुमति से सरदार पटेल को उप प्रधानमंत्री और पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया? क्या वो भूल गए हैं कि पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने मिलकर इस देश को चलाया? क्या वो भूल गए हैं कि पंडित नेहरू और सरदार पटेल दोनों की एक दूसरे के बारे में किस प्रकार से मित्रतापूर्वक और भाईचारे की राय थी? क्या वो भूल गए हैं कि सरदार पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और तोड़ने वाला जो हिंदू महासभा है उसको महात्मा गांधी की हत्या के बाद बैन किया था, और गोलवालकर जी को आरएसएस के प्रमुख को अरेस्ट किया था। हाँ। और जब तक उन्होंने आरएसएस को से बैन नहीं हटाया, जब तक आरएसएस ने अपना लिखित कॉन्स्टिट्यूशन संविधान नहीं बनाया और आर्टिकल 2B या 2F के अंदर ये नहीं लिखा कि वो एक सांस्कृतिक संगठन है। और मैं सरदार पटेल की केवल 2 पत्रों की 2-2 लाइन आपके दर्शकों के लिए पढ़कर बताना चाहूंगा जो उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गोलवालकर साहब को लिखे। हाँ, मैं वो लाइनें जुलाई 18-19। हाँ, सुधांशु जी एक जवाब देना चाह रहे हैं जल्दी से सुधांशु जी, फिर आ रही हूँ रणदीप जी। आज हम लोग डिबेट क्या करें मैं तो समझ नहीं पाया। वैसे जिन शब्दों का हमारे दोस्त इस्तेमाल कर रहे हैं, एक वो कहते हैं छाछ बोले से बोले छलनी भी बोल रही है यहाँ तो। बहरहाल मैं उसमें नहीं जाना चाहता। संयम किसको शब्दों में रखना चाहिए शायद सुरजेवाला जी खुद समझ लें तो बहुत अच्छा होगा। बात क्या हो रही, बात इतिहास का मूल्यांकन की हो रही है। आज 60 साल के बाद कश्मीर की समस्या को देखते हुए आपसे एक पॉइंटेड सवाल सुधांशु जी, ठीक है सुधांशु जी, आपसे एक बहुत पॉइंटेड सवाल करती हूँ। डॉक्टर सलील हमारे साथ हिस्टोरियन भी मौजूद हैं। डॉक्टर सलील साहब, क्या ये कहा जा सकता है, आप भी जिस तरह से इतिहास को समझते हैं और ये देश समझता है, कि महात्मा गांधी का बहुत बड़ा हिस्सा था इस फैसले के पीछे कि नेहरू प्रधानमंत्री बने इस देश के? छोटा सा जवाब। हाँ, नेहरू ने ये कहा था कि वो चाहते, जब गांधी ने कहा था कि वो चाहते हैं नेहरू उनके तरफ। तो फिर आप ये कहिए सुधांशु मित्तल जी इस शो पर, और नरेंद्र मोदी भी बोले कि महात्मा गांधी का वो फैसला गलत था। अगर आप उस पूरे फैसले को टर्न करना चाहते हैं तो फिर महात्मा गांधी के फैसले तक पहुंचना पड़ेगा आपको। अंजना जी, मूल्यांकन के विषय में जिस तरह आप जो बात कर रही हैं ये तरीका नहीं होता है। आज इतिहास को देखते हुए, खास तौर से कश्मीर की समस्या को देखते हुए, और जिस परिपक्वता से सारे प्रिंसली स्टेट को हिंदुस्तान के साथ सरदार ने जोड़ा था, उसके परिप्रेक्ष्य को देखते हुए आज एक ये मूल्यांकन बनता है कि शायद ये अच्छा होता कि अगर सरदार पटेल इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते तो आज 60 साल से हम जूझ रहे हैं, हमें जूझना नहीं पड़ता। चितवी और पट भी अपनी सहूलियत से नहीं होगा सुधांशु जी। इतिहास को जब आप अपनी तरह से नहीं, बिल्कुल आपको ये सवाल का जवाब देना होगा। अगर महात्मा जी का फैसला इस फैसले में शामिल था, आपको वहां तक पहुंचना होगा, क्योंकि आप अपनी सहूलियत से इतिहास को पढ़ रहे हैं। उसमें क्या दिक्कत है? शायद अगर महात्मा गांधी ने ये देखा होता कि कश्मीर का नेहरू जी क्या हाल करने वाले हैं, तो शायद महात्मा गांधी जी का भी ये फैसला होता।
आप इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखिए ना। आप इस देश और देश के प्रशासन और देश के चलाने में में सिर्फ कश्मीर को एक मुद्दा बनाकर सीमित करेंगे या हमारे लिए आएंगे? आज के हिंदुस्तान के लिए कश्मीर सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। उसी वजह से पाकिस्तान और बाकी समस्याएं बनी हुई हैं। रणदीप सुरजेवाला जी, सुरक्षा का एक बहुत बड़ा रणदीप अंग जो सुरजेवाला है, जी, ये मौका आपने बीजेपी को दिया है और ये मौका इसलिए आपने दिया है कि वाकई इस देश में सरदार पटेल को एक तरह से ये आरोप है, और ये डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि आरोप है कांग्रेस पार्टी पर, आपने पूरी तरह से भुला दिया। गांधी परिवार का साया इस तरह से हावी हुआ कि इस देश में जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, हर जगह पर गांधी परिवार, नेहरू जी सब छाए रहे, लेकिन सरदार पटेल को आपने भुला दिया। नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया। अंजना जी, मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि ये फंक्शन जो हो रहा है वो भारत सरकार के एक मंत्रालय के द्वारा सरदार पटेल की याद में जो म्यूजियम बनाया जा रहा है उसमें हो रहा है। सरदार पटेल हमारी राजनीतिक मूल्यों नहीं, हमारे विश्वास का एक हिस्सा हैं। सरदार पटेल हमेशा कांग्रेस के लिए मार्गदर्शक रहे हैं। नेहरू और पटेल की लीगेसी जो है वो हमेशा कांग्रेस और देश के लिए मार्गदर्शक रही है, वो रहेगी। कम से कम आरएसएस तो कांग्रेस का इतिहास दोबारा ना लिखने का प्रयास करे। बापू की जो बात है उसको याद रखें, पर वो इसलिए याद नहीं रखेंगे कि बापू की हत्या भी तो आरएसएस के एक मित्र नथुराम गोडसे ने की थी। ये वो लोग हैं जो महात्मा गांधी की ये भी इतिहास का हिस्सा है सुधांशु जी। हालांकि आप मुस्कुरा रहे थे, वक्त की कमी रहती है हमेशा ऐसी बहस में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और आपका भी डॉक्टर सलिल मिश्रा हमारे साथ बने हुए थे, लेकिन बहुत बड़ा विवाद एक छेड़ दिया है। और अब देखिए कि कैसे 2014 के मद्देनजर, चुनावों के मद्देनजर, ये कहा जा सकता है कि शायद पटेल वोट बैंक पर नजर हो, शायद गुजरात की अस्मिता से जोड़कर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक शख्सियत को आज अपने हिस्से का बताने की होड़ देखिए दोनों पार्टियों में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।